हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी को मैंने लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक तरह से ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ एकदम गेसिंग क्वेश्चन को ही डाला है इसमें ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, आप लोग का पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ओके, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हो गया था। अगला है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो हमारा चैप्टर था वो किस विद्या से संबंधित है, यानी वो एक क्या है, तो वो एक निबंध है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि वो एक निबंध है अर्धनारीश्वर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो वो है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार। ठीक, चलिए अगला है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती विस्तार किया है। ठीक है ना, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती विस्तार की थी? तो वो नील की खेती थी। ठीक, जिससे क्या होता है ना कि जमीन का उपज खराब हो जाता है, इसलिए किसान नहीं करना चाहते थे। तो 3 कठिया नियम भी लाया गया था नील की खेती के लिए, ये तो सभी जानते, इतिहास पढ़े होंगे। तो चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यानी आपको इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में देगा एकदम। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हम डायरेक्ट ही आंसर दे दिए हैं ताकि आपको भी याद अच्छे से हो जाए और मुझे भी पढ़ाने में बने। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रश्न इसलिए दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि कोणार्क जो है, जो कोणार्क है वो जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए क्वेश्चन दम भी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ। ओके, यानी जो भगत सिंह थे उनका कांग्रेस से और महात्मा गांधी से मन कब टूट गया, मोहभंग कब हुआ? तो 1922 में। ठीक है ना, 1922 में उनका मोहभंग हो गया महात्मा गांधी से और कांग्रेस से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि जिसने दूसरों से लिया गया ऋण, यहाँ पर ऋण होगा, रिंग लिखा गया है। ठीक है ना, ऋण ऐसे होता है। ठीक है ना, कर्ज वाला ऋण। ठीक है ना, चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? ओके, तो उसे उऋण कहते हैं। ठीक है, जिसने ऋण लिया और चुका दिया उसे उऋण कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने क्या है? तो ये एक नाटक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ओ मेरे सपने एक नाटक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी जो है उनकी पहली काव्य पुस्तक प्रण प्रणभंग है। ठीक है ना, क्या है? प्रणभंग है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि थार शब्द किस शब्द से विकसित है। थार शब्द चीज किस शब्द से विकसित है? सॉरी, थारन शब्द। ओके, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक बोलने में हो गया। थारन शब्द। ओके, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो वो थार शब्द से है। ठीक, ओके, थार शब्द से है। फिर आगे है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ओके, लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए
भेजते हैं, यानी किसे भेजते हैं, तो वजीरा सिंह को, ठीक है ना। आपको पता होगा कि लहना सिंह सूबेदार को क्यों बुलाने के लिए भेजते हैं, तो अगर इस बात का आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि क्यों भेजते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट पर जाएं, प्ले लिस्ट क्लास 12th हिंदी का देखिए, हिंदी क्लास 12th, ओके। वहाँ पर आपको क्लास 12 की सारी हिंदी की जितनी भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर का समरी, भावार्थ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि लहना सिंह को ने सूबेदार को क्यों बुलवाया था और वजीरा सिंह को क्यों भेजा था, ओके। चलिए ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की माँ का क्या नाम था। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, ठीक है ना। इनको शॉर्ट में अज्ञे जी पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो अज्ञे जी की माता का नाम है वयंती देवी। क्या नाम है उनकी माता जी का नाम? वयंती देवी, ओके। चलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि उनकी माता का नाम वयंती देवी है, ठीक, और उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, ओके। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, ओके। यानी ये ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन के रूप में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रचना है मोहन राकेश जी का है। तो ध्यान रखेंगे, न आने वाला कल, न आने वाला कल है मोहन राकेश जी की रचना है, ओके। चलिए ध्यान में रखेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किस व्यक्ति से प्रभावित थे, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ओके। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है 17 नंबर की, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम था बाउल, ठीक। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ओके। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवंती, ठीक। क्या कहते हैं? प्रियवंती, प्रियवंदा, ठीक। वंदा का करने का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है ना। प्रिय मतलब जो प्रिय बोलता है। एक होता है ना कि खरूस टाइप की बात करती है कोई स्त्री, और कोई स्त्री बहुत ही मीठा आवाज में, मीठा स्वर में बात करती है, तो जो मीठा स्वर में बात करती है उसे प्रियवंदा कहते हैं, ओके, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे 3 कठिया प्रथा का संबंध है। अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील की खेती से अंग्रेज द्वारा लगाया गया था ये प्रथा की 3 कठिया, ओके। चलिए आगे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, ठीक। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका का संपादन करते थे, ओके। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ओके। ओ सदा नीरा बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है, तो ये चंपारण पर लिखी गई है, ठीक। और चलिए आप लोग का एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ओ सदा नीरा यानी जो सदा नीरा है इसे यानी किस नदी का नाम है, ओके। ये जो सदा नीरा है वो किस नदी का नाम है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना इस वीडियो के। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12th में जाए और वहाँ से ओ सदा नीरा चैप्टर पढ़िएगा, तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। या आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ओ सदा नीरा यानी सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है, ओके। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। पंडई नदी कहाँ जाती है? पंडई नदी कहाँ जाती है, तो ये भिखना थोड़ी में जाती है, ठीक ना। भिखना थोड़ी में जाती है, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो विधि या कानून के विरोध हो उसे क्या कहते हैं? जो विधि के यानी कि कोई भी नियम है उस नियम या कानून के विरोध जाए तो उसे क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? उसे गैर कानूनी कहते हैं, ओके। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, ओके। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक
निबंध किनका लिखा गया है, तो ये भगत सिंह का लिखा गया है। ठीक है, आपका चैप्टर जो है एक लेख एक पत्र में उन्होंने विद्यार्थी और राजनीति के बारे में ही सब कुछ बताया। उनका कहना था कि विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े, उनका उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वो हिस्ट्री से पढ़े, मैथ से पढ़े, साइंस से पढ़े, लेकिन विद्यार्थी है तो उसे राजनीतिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि वो आने वाला भविष्य है। ठीक है, विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी यंग होता है, उसमें जुनून होता है कुछ कर जाने का, कुछ कर दिखाने का। ओके, तो वो लोग अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक है वो भगत सिंह के द्वारा रचित है। ओके, चलिए अगला है प्रश्न कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी। ठीक, किसके मुंह से, यानी रॉबिन क्रूसो एक व्यक्ति जिन्होंने 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी थी, तो किसके मुंह से था, फ्राइडे। ठीक है ना, फ्राइडे के मुंह से ये बात सुनी थी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को। ओके, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे एकदम। आगे है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए। ठीक है ना, धांगर कहाँ से आए चंपारण में, तो वो छोटे नागपुर से धांगर लोग आए थे। ओके, और यहाँ पर बस गए आकर। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा लंबा टाइप हुआ है तो इस बात को ध्यान देंगे कि 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं, यह किसने कहा था। ठीक, ये ईसाई लड़कियों ने कहा था। देखिए, ये है सिपाही की माँ चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। तो उसमें क्या हुआ था कि बर्मा में मानक जो है युद्ध लड़ने गया था, तो वहां पर क्या हुआ कि दूसरे देश वाले क्या किए कि बम ब्लास्ट कर दिए, जिस कारण सारे ईसाइयों का घर उजड़ गया था। और वहां से 2 लड़की भाग कर आई थी जंगल के रास्ते से, तो वो मानक की माँ को बता रही थी कि हम लोग 13 दिन तक लगातार भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ओके, तो ईसाई लड़की ने ये बात कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर, ठीक, शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। ओके, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो ये कल्पित रूप है। ओके, ये कल्पित रूप है। ठीक है ना, यानी कल्पना किया जाता है कि एक ही शरीर में भगवान शिव और भगवान माँ पार्वती जो है कि एक ही शरीर में रहते हैं, आधा आधा। ओके, आधा साइड से भगवान शंकर है और आधा साइड से माँ पार्वती है। ओके, और ये कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर का। ओके, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ओके, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ओके, चलिए आगे है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था राजा हरि सिंह देव को। ओके, आगे है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो भगत सिंह को अपने सजा के रूप में उन्हें विश्वास था कि उन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, क्योंकि ये जो भगत सिंह थे अंग्रेजों के लिए बहुत ही कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। ठीक है ना, ये जब तक कि अगर है मैदान में अंग्रेजों का हवा निकला रहता था। ठीक है ना, तो इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि इन्हें जो भगत सिंह को कैसे भी करके कोई मैटर में फंसा दिया जाए, किसी केस में फंसा दिया जाए, और वही उन्होंने षड्यंत्र रचकर उन्हें फंसा दिया था। ओके, तो उनको विश्वास हो गया था कि मैं जो हूँ अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा कांटा हूँ, तो वो मुझे फांसी ही देंगे, यानी मृत्यु दंड ही देंगे, उनको विश्वास हो गया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि सायंकालीन बेला जब पशु चढ़कर लौटते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका क्या अर्थ है कि गोधूली। ओके, गोधूली। ठीक, चलिए आगे ध्यान देंगे कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी जो
रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। ओके, देखिए कोई भी कविता जैसे कि डायरेक्ट किताब में नहीं लिखा जाता, या कोई होते हैं राइटर जो डायरेक्ट किताब में लिखते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी नए नए कवि आते हैं तो डायरेक्ट किताब में नहीं उनको उनका कविता दिया जाता है। वो लोग पहले क्या करते हैं कि पत्रिका में अपने कविताओं को प्रकाशित करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह दिनकर जी ने भी अपने कविता पहली कविता को छात्र सहोदर नामक एक पत्रिका से प्रकाशित किया था। ओके, ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? ओके, ये रोज कहानी से लिया गया है और इसी कहानी को गैंगरीन नामक कहानी से भी लिखा गया था, ठीक है। तो जो मालती के पति वो गैंगरीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करते थे। ओके, और ये बीमारी कांटा चुभ जाने पर क्या होता है ना कि कांटा अगर आप किसी अंग में आपके कांटा चुभ गया, ठीक है ना गैंग, तो कांटा चुभ जाने के बाद अगर आप उस कांटे को नहीं निकालते कुछ दिन के बाद उसमें बहुत भयानक घाव हो जाता है, ठीक है ना, और उस कारण आपका पूरा वो अंग खराब हो जाता है और ऑपरेशन करके वो अंग काटना पड़ता है, उसी को कहते हैं गैंग्रीन। और मालती के पति इसी का ऑपरेशन करते थे। ओके, रोज ही किसी न किसी का पैर हाथ काट देते थे। ओके, चलिए आगे है। ओ माय गॉड, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब लड़का गुण सकती है यानी लड़का का गुण लेती है तो वो राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? ओके, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कोई इस लड़का है, कोई लड़का है, ओके, कोई लड़का है और लड़का जो है लड़की का गुण लेता है तो वो क्या होता है? देवता बन जाता है। लेकिन कोई लड़की जो है क्या करती है कि किसी पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, ठीक है। और ये कथन किनका है? तो आप सभी को पता होगा कि ये कथन प्रेमचंद्र का है, ठीक है। किनका है? प्रेमचंद्र का है, ठीक है, प्रेमचंद का है, ठीक है ना। और ये बात मैंने अर्धनारीश्वर में अच्छा से बताया कि प्रेमचंद जी ने ये बात कही थी, जो ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था। उस समय का दौर कुछ और रहा होगा जिस कारण उन्होंने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या है? सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अच्छे काम पर और अच्छा होना। ओके, अच्छे काम पर और अच्छा होना सोने पर सुहागा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। ओके, एकमात्र सहारा होना होता है ना कि कोई फैमिली है उसमें मात्र एक ही कमाने वाला है और सभी का खर्चा वो चला रहा है, तो वो क्या हो गया? अपने फैमिली के लिए अंधे की लाठी हो गए। ओके, चलिए आगे है कि जो समय के अनुकूल चलता है उसे क्या कहते हैं? जो समय के अनुकूल चलता है उसे समानुकूल कहते हैं। ओके, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। भगत सिंह अजीत सिंह के क्या लगते थे? ठीक है ना, भगत सिंह अजीत सिंह के क्या लगते थे? तो वो भतीजा लगते थे, ठीक है ना, अजीत सिंह के भतीजा लगते थे भगत सिंह, ठीक। चलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घोर परिश्रम करना। क्या है? घोर परिश्रम करना। ओके, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? ओके, यानी 2 बार टाइप हो गया रचनाकार रचनाकार, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 तस्वीर के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। ओके, जगदीश चंद्र माथुर है 10 तस्वीर के रचनाकार। ओके, अगला है पुंडलिक। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो वो एक शिक्षक थे, वो एक शिक्षक थे और बहुत ही निर्भीक शिक्षक थे, ठीक है, गांधी जी की तरह एकदम। वन में चरने वाला मुहावरा का क्या अर्थ है? यानी जो भी जानवर वन में चरता है उसे क्या कहते हैं? वनचर कहते हैं। ओके, यानी वन में चरकर अपना भरण पोषण करना। ओके, चलिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। ओके, आगे है कि
किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ओके, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती, यानी जो मुन्नी मुन्नी थी मानक की बहन, ठीक है ना, वो किस दिन आने का मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। ओके, और देख लीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एकदम लाइक करना एकदम जरूरी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपका सभी दोस्त पास कर जाए और आप एक साथ उसके साथ ग्रेजुएशन कीजिए। ओके, तो सभी एक साथ पास करेंगे तभी तो ग्रेजुएशन सब साथ में करेंगे, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दोस्तों को पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम तुरंत मिले, वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो अभी तो आप अच्छे से मेरे वीडियो से पढ़ सकेंगे, और एकदम ऐसा ही आग लगाने वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहूँगा, एकदम ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप लोग दम एग्जाम में आग लगा दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को ऐसी दम पूरा देखते रहिए अंत तक, और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे यानी आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ में कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो आपको वहाँ पर सारे PDF एकदम मुफ्त में मिल जाएंगे, कोई आपको पे नहीं करना है, 1 रुपया नहीं, एकदम मुफ्त में आपको मिलेगा सब कुछ, सब कुछ आपके लिए है तो आप ही को सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, 1 रुपया पे नहीं करना है। ओके, तो वीडियो को दम आपको बस इतना काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर कीजिए कि एकदम आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर दें। ओके, चलिए आगे है कि न 3 और न 13 में मुहावरा का अर्थ क्या है? न 3 और न 13 में मुहावरा का अर्थ क्या है? तो किसी काम का न होना। कहते हैं ना कि न तुम ये सामान न खाने लायक है न फेंकने लायक है, वही वाला बात है कि न 3 में और न 13 में ही काम आने वाला है, तो वो मुहावरा का अर्थ क्या है? किसी काम का न होना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। ओके, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता, ठीक है ना, यानी आप किसी संवाद कर रहे हैं, संवाद मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, तो उसमें आपकी आत्मीयता नहीं है ना, यानी आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है बात करने का, तो आप अच्छे से उस संवाद को नहीं निभा सकते। ओके, और ये चैप्टर है आपका बातचीत से लिया गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। ओके, तो उसमें आत्मीयता होना महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद करे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, प्लस छूट गया है यहाँ पर, ठीक, लिखा भी नहीं रहा, ठीक है। न जोड़ अन, अन, ठीक है ना, नयन, न जोड़ अन नयन। ओके, इस बात को ध्यान, सॉरी, नय जोड़ अयन होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, नय जोड़ अन नयन होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, सद्वानी का संधि विच्छेद करे। सद्वानी का संधि विच्छेद करे। ओके, तो सद्वानी का संधि विच्छेद क्या है देख लेते हैं कि देखिए सब में यहाँ पर प्लस दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश सेव होते समय यहाँ पर प्लस छूट गया सब में, तो देख लीजिए थोड़ा सा जहाँ पर गैपिंग हो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए सब में, ठीक है ना। सत जोड़ वाणी, सत जोड़ वाणी होता है सदवानी का संधि विच्छेद। ओके, सत जोड़ वाणी इज इक्वल टू सदवानी। ओके, चलिए ध्यान देंगे। आगे है कि पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद क्या है? पोजोर अक, पोजोर अक है पावक का संधि विच्छेद। ओके, चलिए आगे है कि उच्चारण का संधि विच्छेद। तो उतजोड़ चारण, उतजोड़ चारण। ओके, उतजोड़ चारण जो है, उतजोड़ चारण वही है संधि विच्छेद उच्चारण का। ओके, यहाँ पर प्लस छूट जाने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए। अधरोष्ठ का संधि विच्छेद, अधरोष्ठ का संधि विच्छेद, तो अध जोड़ ओष्ठ, अध जोड़ ओष्ठ इज इक्वल टू अधरोष्ठ। ओके, ध्यान रखेंगे, ठीक, इंग्लिश में थोड़ा चल जा रहा है, चलिए अच्छा है, इंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। ओके, तमो गुण का संधि विच्छेद, तमो गुण का संधि विच्छेद होता है तमह जोड़ गुण, तमह जोड़ गुण होता है
तमोगुण, ठीक है। तमोगुण का संधि विच्छेद होता है तमह जोर गुण, ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, पोजोर इक, सॉरी पोजोर इत्र पवित्र, ठीक है, पोजोर इत्र पवित्र होता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनचाहा शब्द में अन उपसर्ग है, ठीक है ना। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है अब, ठीक है ना, अब है, ठीक। अवकाश शब्द में निहित शब्द क्या है बुआ, अब है, ओके, ध्यान रखेंगे। आगे है कि अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, तो अभी, ओके। आगे है कि अपलक में निहित उपसर्ग क्या है, अपलक में निहित उपसर्ग है अ, ओके, ध्यान रखेंगे अ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में उप उपसर्ग है, ठीक है, क्या है, उप उपसर्ग, ठीक। आगे है कि प्रव्युपकार, प्रव्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें प्रति है, ठीक है ना, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ओके। आगे है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, ठीक है, अधि उपसर्ग है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सु, ठीक है, सु, ओके, सु उपसर्ग है, ठीक है। आपको सभी को पता है कि स्वागत का संधि विच्छेद भी क्या होता है, सुजोर आगत, ठीक। आगे है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो सम, ठीक है ना। यानी देख लीजिए कि जो सम या सॉरी स नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म जब आधा होता है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, किसी चीज में सटाकर, या ऊपर अनुस्वार भी दे दिया जाता है, तो वही यहाँ पर क्या है, आधा स है, तो सम, ठीक। सम, संकल्प में स आधा म, सम, ओके, ध्यान में रखेंगे। आगे है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुर, ठीक है ना, पुर उपसर्ग है, ओके, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम, ओके, सम, ठीक है ना, देख लीजिए वही वाला बात है, संस्कार में स आधा म, ठीक। आगे ध्यान देंगे कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो वी, ठीक है ना, वी जोड़ ज्ञान, ठीक, तो विज्ञान में वी है उपसर्ग, ठीक। उपसर्ग मतलब समझते हैं ना कि किसी भी शब्द के आगे आकर जुड़कर उसमें कुछ चेंजिंग कर दे उसके अर्थ में, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ एसन, ठीक है, अनु जोड़ एसन, अनुएशन, ठीक है ना, अन्वेषण का होता है अनु जोड़ एसन, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है निर्चल का संधि विच्छेद, निर्चल का संधि विच्छेद होता है नि नि नि, ठीक, अचल, निश्चल, ओके। आगे है लुटेरा में कौन सा पढ़ता है, लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं, तो जरा पढ़ते हैं, ओके, ध्यान रखेंगे, लुटेरा में जरा पढ़ते हैं। आगे राजकुमार में कौन सा समास है, ठीक है, राजकुमार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास है, ओके, ध्यान में रखेंगे। आगे है दाल रोटी के समास का नाम बताए, दाल रोटी के समास का नाम है द्विंद समास, ओके, द्विंद समास, ओके, ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान से एकदम पढ़ते हुए चलना है, मन लगाकर, ठीक। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में क्रमधारय समास है, ओके, क्रमधारय समास है। आगे ध्यान देंगे चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्या है, द्विगु समास है, ठीक है, चौराहा में। आगे देख लेते हैं पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, क्या है, बहुव्रीहि समास है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास, ठीक। आगे है पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पय का पर्यायवाची शब्द दूध होता है, ठीक है ना, दूध, ठीक, दूध होता है, पय का सुधा भी होता है, ओके, सुधा तो अमृत का भी होता है, ओके, दुग्ध भी होता है दूध का, ठीक। आगे ध्यान देंगे अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम क्या है, तो अनुराग का विलोम है विराग, ओके, विराग अनुराग का विलोम है। चलिए आगे है कि आय का
विपरीतार्थक शब्द क्या है? आय का विपरीतार्थक शब्द है इति, ठीक है ना, आय का इति, आय का उल्टा इति, ठीक। आगे है कि कृष्णा का विलोम है, कृष्ण का विलोम है शुक्ल। सुने होंगे कृष्ण और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, ज्वार भाटा आता है, ठीक, ये सब पढ़े होंगे आप लोग भूगोल में। चलिए आगे है कि अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम है जंगम, ठीक, अस्थावर का विलोम है जंगम। चलिए आगे है कि स्तुति का विलोम है निंदा, स्तुति का विलोम क्या है बुआ? निंदा, स्तुति का विलोम है निंदा। चलिए आगे देख लेते हैं, शिव का उपासना क्या कहलाता है? शिव यानी शिव जी का उपासना क्या कहलाता है? शैल, ठीक, शैल कहलाता है, ओके। आगे है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबी स्वावलंबी होना, ठीक है ना, स्वावलंबी होना, ओके, ध्यान रखेंगे, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। होता बोलता है ना सब कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो जाना। अपने पैरों पर खड़ा होने का तात्पर्य होता है कि अपने बलबूते पर कुछ करना, ठीक है ना, स्वावलंबी होना, ओके। चलिए आगे कि घाट घाट का पानी पीना, ठीक है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। होता है ना कि घरे में रह के टीवी उवी देख कर फड़फड़ाने लगता है, बोलने तो ये ऐसे होता है वैसे होता है, और कोई होता है कि चारों तरफ घूम के बाहर उहर घूम के क्या करता है, पूरा नॉलेज लेता है और तब ही बोलता है। तो वही होता है घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी होना, हर जगह से हर चीज से वाकिफ होना, ठीक। आगे देख लेते हैं आगे है कि स्वर्ण का विशेषण क्या है? स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णिम, ठीक, क्या है? स्वर्णिम, स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णिम। आगे जगत का विशेषण है जगदीश, जगत का विशेषण क्या है? जगदीश, ओके, ध्यान में रखेंगे, जगत का विशेषण जगदीश है। आगे है दिन का विशेषण होता है दैनिक, ठीक, दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक होता है, ओके। और अरण्य का समानार्थी शब्द, अरण्य का, ठीक है ना, सॉरी, अरण्य का समानार्थी शब्द यानी अरण्य के समान वाला अर्थ कौन किसका होता है? तो विपिन का होता है, ओके। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देने में थोड़ा दिक्कत होता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाना था, ओके, इसलिए जल्दी जल्दी टाइपिंग किए हैं, ओके, ठीक है। तलवार का विलोम होता है शायक, तलवार का विलोम होता है शायक, ओके। तो देख लीजिए कि ये मात्र 90 क्वेश्चन थे, कितने थे? मात्र 90 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। देखिए 90 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, ओके। तो 90 क्वेश्चन में आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिला है, तो आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल पर रखिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं अभी डालते रहूँगा, ओके। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलना चाहिए, इसलिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी वीडियो है उसको भी शेयर कीजिए, ओके। और अगर आप हिंदी क्लास 12 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12 में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भावार्थ और सारांश सब कुछ आपको मिल जाएगा एकदम। और किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, रीडेबल स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए, एकदम आ जाएगा, आप वहाँ से सारे पीडीएफ एकदम मुफ्त में ले सकते हैं, कोई पे करने के 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ओके, या कोई भी गाइड वाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है हमसे, ठीक है, या किसी से भी, एकदम सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और चैनल पर नए हैं तो सबको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है, ओके। तो आज भर के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।